नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। महिला आरक्षण बिल के विवाद को लेके बीएसटीसी जो धारी हैं उनके साथ में क्या अन्याय हो रहा है, उन बातों को लेके आंदोलन अब क्या रूप पकड़ चुका है, सरकार बैकफुट पे जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, 10 तारीख को बजट के अंदर महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात होगी या नहीं होगी, और सीकर में जो ज्ञापन की स्थिति है उसको लेकर आज हम वार्ता करेंगे। बाड़मेर में भी वैसे ज्ञापन की बातें सामने आ रही हैं, मनोज मीणा जी कर रहे हैं। हेलो, मिल गई परमिशन? ठीक है। तो साथियों, सीकर वाला तो परिणाम हमारे सामने निकल के आ चुका है, उसके ऊपर आगे हम चर्चा भी करेंगे। परमिशन मिल चुकी है 9 तारीख की प्रातः 10 बजे चौधरी चरण सिंह गेट से लेके, आप उसके लिए तैयार रहें। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं। आप इस चित्र के माध्यम से ही विद्यार्थियों का दर्द समझ सकते हो कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। आप लोग कहते तो ये हो कि हमें सरकारी दामाद चाहिए, राजकीय सेवा में कार्यरत हो, और आरक्षण आप महिलाओं को देते हो, तो कहां से संभव होंगी ये सारी चीजें। इनका दर्द इनकी आंखों के द्वारा कि अब जीवन में कुछ ना बचा है, कुछ नहीं बचा है, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। ये दर्द यदि सरकार भी फील करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो युवा उस गर्त में चले जाएंगे जहां से उनके लिए निकलना कभी वापस मुश्किल हो जाएगा। वीडियो आप एंड तक देखें, शायद सीकर का आंदोलन या ज्ञापन आंदोलन जिसको बोल सकते हैं, इस आरक्षण बिल विरोध में एक नई जान फूंक सकता है। तो आप अंत तक रुके। आज भी दिन में मेरे पास फोन आए थे, बूंदी से दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने वहां सिटिंग एमएलए को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन आप चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आपके जो कोई भी नेता हो, उनके पास ज्ञापन देने का अधिक से अधिक प्रयास करें। कभी कभी क्या है, किसी बात को इतना फैलाओ कि लास्ट में वो बात मानने पे मजबूर हो जाएं। अब चलिए, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, दूसरी स्लाइड पे जाते हैं कि सभी भर्तियों में आरक्षण को लागू करने का प्रावधान आखिर क्यों। पहले तो सरकार नाटकीय तरीके से देखती है कि हम 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती होती है उसके अंदर इसको लागू कर देते हैं। फिर उसके बाद में वही सरकार अपने बयान से पलट जाती है, 2 गुटों में बांट देती है। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेवल 1 और लेवल 2। महिला पुरुष तो इन्होंने पहले ही लड़ा दिए थे, वो बात तो अलग है। फिर उसके बाद में कई चीजें और सूत्रों के अनुसार अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। तो आपको स्पष्ट रूप से यह तो समझ में आ ही गया होगा कि अब गर्दन सबकी कटेगी। आप लोग आज घर बैठे खुश हो रहे हो ना कि बीएसटीसी धारियों के साथ ये हो गया, 3rd ग्रेड जो भर्ती है उसमें लेवल 1 वालों के साथ कुठाराघात हो गया। ये गर्दन सबकी कटेगी, और एंड में ये मत बोलने लग जाना कि गर्दन भी कट गई और ये सही से नहीं कटी। ये चीजें बाद में परेशानी का सबक बनती हैं। और उपचुनाव, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, जहां बीजेपी सरकार अपनी धाक जमाने का प्रयास करेगी, जो मुझे मुश्किल से होता हुआ दिख रहा है। और यह भी देखो, युवा और कर्मचारी वर्ग नाराज हैं। युवा तो स्पष्ट तौर पे नाराज है, इसमें तो कहने वाली कोई दो राय नहीं है। यदि युवाओं को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसका मतलब वो नाराज तो हैं। अब ये क्यों शब्द है ना, इस पे गौर करने की आवश्यकता है कि सरकार से यह बिल मांगा किसने था। यह तो एक तरीके से तुगलकी फरमान हो गया। जो मेरी बहनें हैं उनसे जाके मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई बहन आके मुझे यह बात बोले कि हां मैंने ये आरक्षण बिल मांगा था। हम मांगते हैं सरकारी नौकरियां, बजट के अंदर आप उनकी घोषणा कीजिए। यह तुगलकी फरमान आप बंद कर दीजिए। यह युवा हितों में आप अभी तक एक भी कार्य नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात करें, अब इसके ऊपर तो क्या ही बात करेंगे, ये 2-3 दिन पहले की बात है, महिला सशक्तिकरण की कुछ झलकें। अब इसके बारे में तो क्या बताएं आपको, ये एक तरीके का मजाक ही है। शिक्षिका ने हेडमास्टर का कॉलर पकड़ा, सरपंच को भी धमकाया, निलंबित की। साथ में एक चीज और, एक दिन पहले देसी कट्टा दिलाने के लिए कहा। और कितना सशक्त करोगे इनको, महिलाओं को और कितना सशक्त करने की आवश्यकता है। हेडमास्टर के बेचारे के पास इतनी क्षमता बची नहीं कि वो देसी कट्टा मंगवा सके। ये तो चलो मजाक की बातें हैं, लेकिन आप सोचो एक बार कि महिलाएं अपने कार्य क्षेत्रों में कितना आगे जा चुकी हैं।
और आप महिलाओं को कम समझने की गलती कर रहे हो। भजनलाल जी, आप समझो कि ये राजस्थान की वीरांगनाएं किसी से कम नहीं है। आप इन्हें गलती से भी कम समझने का प्रयास ना करें, ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। आने वाले उपचुनाव में तो आपको पता लग ही जाएगा। युवा अभी तक रुष्ट है ही आपसे। इस बात को अन्यथा ना ले, ये इसीलिए दिखाया था कि महिलाएं राजस्थान की सशक्त हो चुकी हैं और सशक्त होती जा रही हैं। मुझे डर है कि भविष्य में कहीं पुरुष आयोग के गठन की आवश्यकता ना पड़ जाए, जैसे महिला आयोग की आवश्यकता पड़ी थी। सब कुछ तो वैसे ही इनसे छीना जा रहा, रोजगार इनके पास बचे नहीं है, सामर्थ्य की युवा के पास कोई कमी नहीं है, ये बात सीधी सी है। लेकिन एक युवा आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे उसे 5-6 हजार या 10,000 रुपए की नौकरी पकड़ा के किसी प्राइवेट सेक्टर में घुसेड़ दोगे तो उसका जीवन ऐसे मान लो आप खत्म ही करने का प्रयास कर रहे हो। चलो तीसरी बात पे चलते हैं। सीकर में ज्ञापन को लेकर क्या स्थिति है, देखो ये स्थिति मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो प्रारंभ की थी तभी बता चुका था। सीकर में आज हम गए थे एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, कई थानों के चक्कर काटे। आपको तो शायद दिख नहीं रहा होगा, बारिश हुई, नवलगढ़ बुलिया के पास में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। इतना इतना 1-1 फुट ऊपर पानी था, कपड़े पूरे खराब हो गए, सारा सब कुछ खराब हो गया। 1 मिनट चालू रखना। हाँ जी जी, हाँ यहां से मेल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वो स्थिति अभी भी उसी को लेकर चल रही है, वो कंफर्म ही है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे दिन बहुत परेशान हुए हैं। सुबह 10 बजे निकले थे, विभिन्न कोचिंगों में भी जाने का प्रयास किया, बच्चों को समझाने का प्रयास किया। अब हर बात हम आपको समझा नहीं सकते, कुछ बातें आपके आत्मसम्मान को लेकर भी होनी चाहिए। मैं बीएड वाले साथियों को भी बोलूंगा, मैं पीटीआई वालों को भी बोलूंगा, एसआई वालों को भी बोलूंगा। मैंने अभी बताया ये तलवार सब पे लटकेगी, अभी साथ आ जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। कल 9 तारीख को बाड़मेर में भी मनोज मीणा के नेतृत्व में एक ज्ञापन रैली होने वाली है। इस बार तो हम परमिशन भी लेके आए हैं। आप परमिशन परमिशन करते रहते थे ना, अब मैं देखता हूं युवाओं में कितनी शक्ति है। पूरे दिन परेशान होके, पूरे दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, ऑफिसों के चक्कर काटते रहे, कभी लंच हो जाता, कभी कुछ हो जाता। वो अधिकारी हैं, उनसे वैसे ही वार्ता करनी पड़ती है, लेकिन कैसे भी करके ये स्पष्ट तौर पे आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर, डेट आपको दिख रही होगी 8 जुलाई 2024 हम लेके आए हैं, 9 की ये डेट है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी। और आपसे एक विनम्र अपील साथ में यह है कि हुड़दंग या नारेबाजी में ज्यादा जोश के चक्कर में आके सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य या किसी अन्य प्रकार का कार्य आप ना करें। यह आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, प्रशासन के लिए भी हो सकता है, और नाम हमारे सामने आ रहे हैं तो हमारे लिए भी हो सकता है। लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि लगातार लाइव रिकॉर्डिंग होती रहेगी कि कोई भी उपद्रवी पदार्थ, आप मानते हो 100 लोगों में से एक तो होता ही है, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का कोई काम न करें। तो सीकर की स्थिति आपको स्पष्ट कर दी है। मैं ये चाहूंगा कि आप इतने संख्या बल में आए कि जो मीडिया हमारी बात दबाने का प्रयास कर रहा है ना, जो मीडिया को दबा दिया गया है, वो बात अब खुल के लोगों के सामने आनी स्टार्ट हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। 4th क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या सीकर और बाड़मेर का ज्ञापन आंदोलन फर्क ला पाएगा? बिल्कुल ला पाएगा। घर बैठने से तो कोई फर्क आएगा नहीं, यह भी कंफर्म है। घर मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, सरकार के पास हर परिस्थिति में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करो। ये जयपुर के कुछ दृश्य हैं जो 5 जुलाई के थे, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाए थे, स्वयं उपस्थित था, मैं तो भुगतभोगी हूं, वो बात अलग है। तो ये फर्क तो लाते हैं, सीधी सी बात है, फर्क तो लाते हैं। आप जहां भी उपस्थित हो, सीकर वाले बाड़मेर नहीं जा सकते, बाड़मेर वाले सीकर नहीं आ सकते, तो अपने ही वहां की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी जिलों में भी मैंने प्रयास किया है, प्रयत्न मेरे जारी हैं कि 9 तारीख को प्रत्येक जिला स्तर पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रदान किया जाए कि हाँ सर हमारी ये डिमांड है। वो ज्ञापन बाद में आगे पहुंचे न पहुंचे वो बात अलग है, लेकिन मीडिया का कवरेज हमें जरूर मिल जाएगा। शायद सोई हुई सरकार की आंखें ही खुल जाएं। 10 जुलाई को महिला बिल पेश होने की कितनी संभावनाएं हैं? अभी तक 0। यह मामला लंबा खींचेगा मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूं, कल को मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई नई बात नहीं है, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अभी तक संभावनाएं 0 निकल के आ रही हैं।
अब वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, नहीं तो इन्हें पास करना होता तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में कर लेते डील, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि ये शायद नहीं होगा, ये मामला थोड़ा लंबा और खींचेगा। तब तक सरकार को ये समझा दो कि यदि ये आरक्षण बिल लागू होता है तो शायद ही बीजेपी सरकार कभी सत्ता में वापस आ पाएगी। महिला आरक्षण बिल से उपचुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस के चेहरे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रह चुके हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो भरतपुर से हैं, सरजोधपुर से हैं। तो देखो इसमें यह है कि लोगों का मानना अलग अलग होता है। उपचुनाव में मुझे बीजेपी सारी सीटें हारती हुई दिख रही है, लगभग 500 सीटें। एक तो पहले ये था कि सरकार शुरू से ही काम ही ऐसे कर रही थी, युवाओं को अपनी तरफ रुझाने का प्रयास किया, कभी एसओजी के नाम पे, कभी हमने यहां डमी अभ्यर्थी पकड़ लिया, कभी हमने यहां पकड़ लिया। मुझे लगता नहीं कि अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। इतने लोग आप लोगों ने पकड़ रखा है, रीट 2021 की आप जांच क्यों नहीं करते? ये जो 22 में हुई है इसकी जांच आप क्यों नहीं करते? वो 16,000 पद भरे गए थे, आप उनकी जांच करो और उन लोगों को लेके आओ। अब लोगों के अंदर जब आप इतना कर ही रहे हो तो ये डर बैठा दो कि सरकारी नौकरी लगने के बाद में भी आपको हटाया जा सकता है। नहीं, लोगों के मन में क्या भ्रम था कि एक बार साइन होगा तो होगा, बाद में कौन क्या कर सका है। तो उनको बता दो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कि देखिए ये एक पोस्टर रिलीज हो रहा है, सीकर चलो सीकर, कलेक्टर को ज्ञापन, महिला 50% आरक्षण के विरोध में। आज जैसे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बताऊंगा, कुछ गुरुजनों से भी बात हुई है, अलग अलग कोचिंग संस्थानों से भी बात हुई है। उन्होंने हमें नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका, हमारी बात रखने का मौका दिया। किसी भी संस्थान का नाम तो मैं यहां लूंगा नहीं। अब मैं देखता हूं कि बच्चों के अंदर कितनी जागरूकता है, यह देखना अति आवश्यक है कि सीकर के युवा अभी भी सो रहे हैं क्या। और सीकर के युवा क्यों, आपको बाड़मेर थोड़ी ना जाना है, यह आपके हक की लड़ाई है। चाहे झुंझुनू से आओ चाहे सीकर से आओ, मात्र 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है, सुबह आप जरूर पधारें। यदि आप आओगे तो हम मजबूत स्थिति रख पाएंगे, मजबूती से उस चीज को प्रदर्शित कर पाएंगे और सारा काम होगा। उसके बाद में कल मैं वीडियोस पे कमेंट पढ़ रहा था, उसमें 2 कमेंट मेरे सामने निकल के आए, दोनों से मैं काफी सहमत हूं। यहां एक लड़की बोल रही है, सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, सबको बराबर मिलना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं बिना पढ़े जॉब लग जाऊं और मेरा भाई मेहनत करके भी रह जाए, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आरक्षण पर नहीं मेहनत पर जॉब मिलनी चाहिए। बताओ इस लड़की ने क्या शानदार बात कही है, मेहनत पर जॉब मिलनी चाहिए। यदि आप कोशिश करते हो, आपके प्रयास सफल होते हैं तो उसमें दिक्कत कहां है। और जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसे हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उसमें समस्या क्या है ये बताओ। ये नई चीज आपसे किसी ने मांगी तो थी नहीं। फिर उसके बाद में मान लो ये बिल पास ही हो जाए, रोडों पे हमें वैसे नहीं उतरने दिया जा रहा, ज्ञापन हमें वैसे नहीं दिया जा रहा, सारा प्रशासन हमें दबाने को तैयार है, मीडिया उनके हाथों में है। एक लड़के ने बोला कि महिला 50% आरक्षण समिति जो बनाई है उस पर काम करेंगे। भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को जोड़कर उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। मैं बताता हूं आपको, बीएसटीसी संघर्ष समिति थी, जब लेवल 1 और लेवल 2 वाले इसे अन्यथा में ना ले, आप भी हमारे भाई हो और अनुरोध है कि कल आप भी आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। लेकिन उस टाइम मात्र 20 लोग घर से बाहर निकले थे लेवल 1 और लेवल 2 की लड़ाई में। वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है, कानून के समक्ष अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं होता है। उसमें 20 लोग निकले थे, उसके साथ लोग जुड़ते गए। हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत के बीएसटीसी वालों ने अपना लोहा मनवाया था। तो आप अभी भी नहीं जाग रहे हो, कुछ नहीं बचेगा। मैंने कल भी कहा था कि 14.5% पोस्ट बचेंगी, मतलब जो रिजर्वेशन टोटल बचेगा उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सब लड़ेंगे। अब बताओ आपके लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लड़कों का मान लो सभी खत्म हो जाएगा। सीकर के आंदोलन से पहले हम कुछ बात करेंगे कि हां कल की क्या निवेदन है। और ये जो महिला रिजर्वेशन है, आज मैं दिन में एक बात बैठे बैठे सोच रहा था, कोचिंगों में गया उस टाइम महिलाओं से मैंने जाके पूछा, कुछ क्लासों में ऐसे भी गया जहां पे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों साथ में बैठे थे। वहां जाके मैंने पूछा लड़कियों से कि बहनों आप समर्थन करोगे क्या? बोले नहीं। युवाओं से मैंने पूछा चलोगे क्या? बोले हाँ। चलो उन्होंने समर्थन दिया, बहुत अच्छी बात है।
अब वहां कुछ महिलाएं, मतलब युवतियां, महिलाएं भी हैं, कोई बात नहीं, वो तो अब शब्द इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद में लेवल 2 वाली जो महिलाएं थी, मैंने उनको बोला आपको तो नहीं मिला है ना, नहीं मिला ना, अभी तक कोई घोषणा नहीं है ना लेवल 2 के लिए, आप ही साथ चल लो, आप संख्या में कम थोड़ी ना हो, आप वहां जाके ये डिमांड कर देना कि हमें भी दो। लेवल 1 वाले इतने क्या स्पेशल हैं, देना है तो हमें भी दो, आप वो वाली लड़ाई लड़ लो, पर कम से कम मैदान में उतरो तो सही। हम महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप ही के भाई हैं। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि जिस दिन महिलाओं को जलती चिताओं पे लिटा दिया जाता था, सती प्रथा जिसको अपन बोलते हैं, विधवाओं की शादी नहीं हो पाती थी, उस टाइम राजा राममोहन राय जैसे पुरुष आगे निकले थे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आगे निकले थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इतने कार्य किए कि वो कुरीतियां समाज में खत्म कर दी। तो जब आपके लिए पुरुष खड़े हो सकते हैं तो महिलाएं हमारे लिए खड़ी नहीं हो सकती क्या? जब हम आपके दर्द को समझ सकते हैं तो आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते क्या? ये बातें गहनता से देखो ना, तो एकजुट हो जाओ कि जो रीत चली आ रही है उसको चलने दो, उसमें परिवर्तन मत करो। जैसे बोलने की बातें होती हैं कि समाज पुरुष प्रधान समाज है, नहीं, परिवार की मुखिया महिला ही होती है, सीधी सी बात है। जैसे कल परसों में बैठे बैठे सोच रहा था तो कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही थी, अब आप देख ही रहे हो तो चलो ये भी बता देते हैं। सीकर वाला तो आह्वान थोड़ी देर में हम करते हैं, परमिशन हमें मिल चुकी है, सारा प्रारूप आपको दिखा चुके हैं कि 2 युगल थे, उनकी शादी होती है। अब पुरुष का क्या होता है, पुरुष का रोब बाहर बहुत होता है, घर में कुछ नहीं होता। तो एक पुरुष एक दिन दूसरे मित्र से पूछता है कि भाई बता कैसी जिंदगी चल रही है। तो वो बोल रहा है गा के बताऊं या ऐसे ही बता दूं? तो बोले गा के बता दो। तो चलो चंद पंक्तियां बताता हूं मैं आपको कि पुरुष बोलता है कि जब से हुई मेरी शादी, जब से हुई मेरी शादी मैं आंसू बहा रहा हूं। पुरुष के दर्द देखना आप कि जब से हुई मेरी शादी मैं आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूं। आफत सिर्फ एक कटाक्ष वर्ड है जो सिर्फ बोलने को मात्र है। यहां दोबारा आप कई लोग कमेंट में महिला विरोधी घोषित कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आगे बात करते हैं, आप लोगों के सामने अपने दर्द पीड़ा और संवेदना की व्यथा बता रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूं। अब आगे सुनिए कि सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही हैं और बच्चों की फौज बैठी मेरी जान को रो रही है। देखिए कितना मार्मिक दृश्य है ना। सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही हैं, बच्चों की फौज बैठी मेरी जान को रो रही है, बच्चों के बीच बैठा घंटी हिला रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूं। फिर उसके बाद में मैडम पास है बीए, आजकल लगभग मिल जाती है कि मैडम पास है बीए, वो काम क्या करेंगी? लक्ष्य से नहाकर खुशबू में तर रहेंगी, बच्चे जो टुकड़े उनसे नहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूं। तो पुरुष की जिंदगी एक छत्र छाया में वैसे निपट जाती है। कहने को तो एक भाई, एक पिता, उनकी छाया में सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन माताएं, बहनें ये भी जीवन में उतनी आवश्यक हैं। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सही है। एक्स सर्विसमैन देखा जाए तो महिलाओं में मिलती नहीं है, तो उनका आरक्षण तो कहां से खत्म हो जाएगा। तो आप भजनलाल जी थोड़ा इसके बारे में सोचें, थोड़ा वार्ता करें। और राजस्थान के जो सूरवीर हैं उनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब क्या है, इतना लंबा होता नहीं कि रेतीली मिट्टी में भी फूल यहां खिलते हैं, बड़े बड़े सूरवीर यहां पलते हैं, राजस्थानी वीरों से सब घबराते हैं, बिना लड़े इनके आगे सब हार जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मरुभूमि के वीरों ने मुगलिय शासन हिलाए हैं। राणा सांगा, आप सब शिक्षक बनने वाले हो, पढ़ने वाले हो, सबको पता है कि मरुभूमि के वीरों ने मुगलिय शासन हिलाए थे, राजधरा के वीरों ने कई विजय उत्सव मनाए थे, हल्दी घाटी के संग्राम में कईयों ने शीश गंवाए थे, इस वीर भूमि के खातिर एक घोड़े तक ने प्राण गंवाए थे।
इस भूमि के वीरों ने मुगलों से लोहा मनवाया था, वीरों ने इस शौर्य भूमि का मान बढ़ाया था, राजधरा की बेटियों ने भी अपना फर्ज निभाया था, इस धरा की मर्यादा के खातिर जौहर को अपनाया था। सोचो आप, जलती अग्नि में खुद को आहूत कर देना कितना दर्दनाक होता होगा, सोचो आप एक बार। मरुभूमि में जन्मे कई, किस किस का मैं बखान करूं, यश कीर्ति की इस धरा का कितना मैं गुणगान करूं, इस माटी के खातिर क्यों न जान मैं कुर्बान करूं, तो राजस्थानी होने पर आप बताओ मैं क्यों ना अभिमान करूं। तो हम राजस्थानी हैं, एमपी वालों की तरह नहीं होने देंगे। जो मध्य प्रदेश में हुआ, आंदोलनों को दबा दिया गया, युवाओं की आवाज को दबा दिया गया, फिर उसके बाद में वो कानून पारित हो गया और उन्होंने तो कोर्ट में लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, उन्हें लगा प्रशासन वहां भी दबा देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसके बाद में लागू भी होता है तो कमेटियां बनाई जाएंगी। हर बार धरना प्रदर्शन से इनसे भी काम नहीं होता। ये 9 तारीख का आह्वान मैंने इसलिए किया है कि 10 तारीख को बजट पारित होगा, उस दिन शायद सरकार आपके बारे में थोड़ा सोच जाए। अब अंतिम बात करते हैं आज हम कि सीकर वाले छात्रों से निवेदन, छात्राएं भी शामिल हो सकती हैं, ये विशेष छात्रों के लिए नहीं है, आग्रह नहीं है। जैसे अभी बताया कि लेवल 2 की महिलाएं हैं, आप कलेक्टर महोदय को अलग से बोल देना कि सर हमें भी दिलवाओ आरक्षण। अकेले लेवल 1 वालों में क्या स्पेशल है, शिक्षिका तो हम भी बनना चाहते हैं। तो सीकर वाला आज ये हुआ कि सुबह 9 बजे निकले थे, कुछ मेरे साथी मेरे साथ थे, जैसे गिरधारी जी थे, सुनील खींचड़ थे, अजीत यादव थे। हम लगे हुए थे सुबह से, एडीएम सर, एसडीएम सर, अलग अलग थानों के चक्कर, क्योंकि देखो ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अचानक से कितना बड़ा जनसमूह सामने आ जाए कोई सोच नहीं सकता। हमने भरसक प्रयास किए, अंत तक लड़ाई लड़ी और आज शाम को 5 बजे जस्ट अभी आपके सामने कॉल पे बताया कि हाँ परमिशन मिल गई है, फाइनल रिपोर्ट एडीएम सर के पास हो गई है। तो सुबह 10 बजे चरण सिंह गेट, लगभग बच्चों को पता है नवलगढ़ रोड पे है, वहां शांति से बिल्कुल शांति से, हम भावी शिक्षक हैं, अनुशासन हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। एक मार्च करेंगे, मार्च करने के बाद में आपको पता है जो सीकर वाले हैं, पुलिया के पास यातायात प्रभावित हो सकता है, तो पुलिस जाब्ता आपको पूरी सुरक्षा देगा, सारे काम होंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। उसके बाद में वहां से उतर के कलेक्ट्रेट के पास थोड़ी देर के लिए गेट के पास थोड़ा सा हम अपनी मांगों को रखेंगे, बातों को रखेंगे, और कलेक्टर महोदय बाहर आके हमसे ज्ञापन लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं अंदर जाके 5 लोगों का डेलीगेशन जाके दे आएगा, कोई नई बात नहीं है। शायद सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और नेतृत्वकर्ताओं की होड़ मची हुई है, यह आपको अच्छे से पता है, बहुत से नाम हमारे सामने आ चुके हैं, कभी ये कभी वो, ये तो चलते रहेंगे। तो नेतृत्वकर्ता के तौर पे बच्चों ने हमें कहा भी था, तो 2 इंसान हम भी कल आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे सामने बोलने से छवि खराब होती है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए रहते हैं, इस मुद्दे पे बोला नहीं जा सकता। हमने उनसे वार्ता की, तब उन्होंने ये कहा कि हम ये बोल सकते हैं वहां पे आके कि आप छात्रों को बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे। ये बात भी यदि विधानसभा में गूंजती है तो बहुत अच्छी बात है कि हमें शहीद स्मारक पे धरने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। ये कब तक तानाशाही आपकी चलेगी, आपको समस्या क्या है। जब बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखना चाहते हैं तो आप वो मौका दीजिए। तो समस्त शेखावाटी के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, भले ही वो किसी की भी तैयारी करते हो, मैंने बता दिया ये तलवार सब पे लटकेगी, सब पे लटक रही है। अब गर्दन हमारी कट चुकी है, औरों की कब कटे ये देखते हैं। लेकिन स्पेशल वही है कि जितने युवा एक साथ हो सकें, बहनें हमारी हैं वो हमारा साथ दे सकें। अब जैसे अभी थोड़ी देर बताया, वो एक लड़की ने कमेंट कर रखा था, लेकिन वो धरातल पे तो हमारे साथ नहीं आ सकते ना, वो तो अंदर ही अंदर तो वैसे खुश हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप खुश तो हम खुश, वो को नई बात नहीं है। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं और वो हक हमें मिलना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में कमेटी का गठन किया जाएगा, वो कमेटी इसको आगे लीड करेगी। लीड करने के बाद में जैसे कोर्ट का जो फैसला आता है, पहली बात तो लैंगिक आधार पे आरक्षण ये सुना ही पहली बार है। भजनलाल जी, पहले आप लिंगानुपात की बात करो, उसके बाद में महिलाओं के आपने क्या क्या अधिकार दे रखे हैं उनकी बात करो। पुरुष वर्ग वैसे ही कुछ जगहों पे सीमित रह गए हैं, वो तो बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, विवाह हो जाता है, बच्चे पाल लेते हैं, उन बच्चों के लिए वो जीवन भर लगे रहते हैं।
हाँ, माता भी अपना दायित्व अच्छे से निभाते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे उस मामले में, हम स्पष्ट तौर पे बता देते हैं हम कोई महिला विरोधी नहीं है। लेकिन आप ये चीज समझो कि आप पुरुषों से उनका हक छीन लोगे, सब कुछ उनसे छीन लोगे। या आपको मैं एक दूसरा तरीका बता सकता हूं कि सर 12.5% यदि वो दे दिया, 6% खेल वो विकलांग कोटे का हो गया, 4% खेल कोटे का हो गया, ऐसे करके टोटल मिल मिला के 25% होता है। 25 के बाद बचता है 75%। आप एक काम करो, ये जो 75 बचा है ना, इस 75 को हाफ हाफ कर दो, 2 भागों में बांट दो। न तो लड़कियां इसमें आएंगी और न लड़के इसमें आएंगे, दोनों अपनी जगह सीमित रहेंगे, तब हम आपके आरक्षण को उचित मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लैंगिक आधार पर ही दे रहे हो ना, लेकिन समस्या यह है ये वाला कोटा तो बेचारे लड़कों से होगा ना खत्म, आधा तो वो यहीं खा गए। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करो। विचार क्या है, हम ये चाहते हैं कि बीएसटीसी के 4 साथियों से आप बात करो, उनमें कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं उनमें आऊं। बीएसटीसी वाले काफी बुद्धिजीवी हैं, ऐसे ही नहीं है, उनसे बात करो। एक कोई इनका नेतृत्व करने वाला हो और 4 बीएसटीसी धारी हो, वो अपना पक्ष आपके सामने मजबूती से रख सकें, ताकि आप हमारी बात सुनो। और चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। जितना हो सके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, सीकर वाले लड़कों को जोड़ें, बाड़मेर वाले लड़कों को बताएं, सीकर वाले लड़कों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा उनको संगठित करने का प्रयास करें। कल राजस्थान के युवा इन 2 जिलों के अंदर इतनी क्षमता दिखा दें कि प्रशासन के पास बात पहुंचने पे मजबूर हो जाए। हर मीडिया कवरेज, आपको पता है 50 लोग एक जगह खड़े होते हैं, लोग अपने आप सुनने आते हैं। आपका तो संख्या बल ही बहुत ज्यादा है, आप क्यों घबरा रहे हो? ध्यान रखना, पुलिस प्रशासन आपके ऊपर अनुचित कार्रवाई तब तक नहीं करता जब तक आप कोई अनर्गल हरकत नहीं करते। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उर्दंग नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करेंगे। हम पहले भी बता रहे हैं कि चाहे 5 लोग हो चाहे 500 लोग हो, हम जाएंगे जरूर। कल हम ये बताएंगे जरूर भजनलाल जी को कि सर आपने ये गलतियां की है, इन गलतियों को सुधारो। सुधारने के बाद में आपको परिवर्तन की आवश्यकता है और यह परिवर्तन अति आवश्यक है। क्यों? हाँ, सुबह 10 बजे। और 10 बजे क्यों? जैसे 5 जुलाई को हुआ था, वही हरकतें आप दोबारा क्यों कर रहे हो? मनोज मीणा जी आए थे उस दिन, 11 बजे आए, कई बच्चे 2 बजे तक पहुंच रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि अनुशासन बहुत आवश्यक है, पंचुअलिटी बहुत आवश्यक है। मैं मेरी तरफ से यह घोषणा करता हूं कि सभी बच्चे 9 बजे पहुंच जाएं। 9 बजे उपस्थित होना है आपको, और किसी प्रकार का इधर उधर गलियों में घूमना, इधर उधर कमेंट करना, कटाक्ष करना, ये चीजें मत करना आप वहां पे। आप तो शांति से वहां इकट्ठा होना। 500 लोगों का हुजूम जब देखेगा ना प्रशासन, तब उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि शायद हमने गलती तो कर दी है। बस इसी बात के साथ मैं मेरी वार्ता खत्म करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बात पहुंचाएं। धन्यवाद।